स्पोर्ट्स की दुनिया के 3 इंटरनेशनल लोगों से गुफ्तगू करेंगे। ये वो लोग हैं जो इस समय चाहे टेलीविज़न हो चाहे रेडियो हो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की परिभाषा बदल दी, व्याकरण बदल दिया और इसके साथ साथ वो अपनी नई भाषा लेके आए हैं। तो एक जिनको आप देखते हैं, जिनको आप सुनते हैं, और एक हैं अनुराग दर्शन। ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स हो, क्रिकेट के जितने भी मैचेस आप देखते रहे हैं T20 से लेके, ये उन सारी जगह पर जो उसका इनसाइड प्रोडक्शन का काम और कंट्रोल का काम होता है, ये उससे जुड़े हुए हैं। तो इन 3 लोगों को इसलिए सुनिए कि कभी अगर आपका मन हुआ कि इस दुनिया में आपको प्रवेश करना है तो कुछ रास्ते ये ज़रूर बताएंगे। शुक्रिया। अनामिका जी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर मंच प्रदान करने के लिए। तो आज अपनी बात हम शुरू करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए। उससे पहले बात करते हैं पत्रकारिता है क्या, जिसको एक व्यवसाय के रूप में देखा जाता रहा है। संपादन, लेखन, रिपोर्टिंग, प्रसारण, यानी इतनी सारी चीज़ों के साथ हम संचार करते हैं लोगों से। लेकिन पत्रकारिता क्या इतना ही है? ये एक मिशन की तरह देखा गया, एक समाज सेवा की तरह देखा गया, एक ऐसे साधन की तरह देखा गया जो लोगों की संवेदनाओं को जोड़ता है, जो लोगों को जोड़ता है। और जब बात करें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की, तो जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है इसमें आप देखेंगे, मैं आपको एक छोटी सी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और उसके बाद हम अपने गेस्ट को मंच पर बुलाएंगे। मेरे पिताजी, जब मैं छोटी थी, मेरे पिताजी अपने ऑफिस जाते और वहाँ से फ़ोन करते और पूछते कि क्रिकेट का क्या स्कोर हो रहा है, और मैं उन्हें वो स्कोर बताती। घर में टीवी चलता रहता था और धीरे धीरे उनके दोस्त भी उसके साथ जुड़ते गए और वो फ़ोन करते और बोलते बेटा स्कोर क्या हो रहा है। तो एक जर्नलिज्म की शुरुआत वहीं से हो जाती है। यानी ये किस तरह से एक छोटी छोटी चीज़ों में संवेदनाओं को भी जोड़ रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में अपना नाम रखने वाली शख्सियतें मौजूद हैं। पहले हम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से जुड़ी एक फ़िल्म देखेंगे। अनुराग दर्शन जी के द्वारा ये फिल्म लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और उसके बाद फिर हम अपना जो परिचर्चा का कार्य है वो आगे बढ़ाएंगे। Last but not the least, I'm the fourth umpire. Whenever there's cricket on DD Sport and you want to know more, join us on Fourth Umpire. Don't miss it. हम भी हैं जोश में। You've seen loads and loads of exciting cricket action by our Indian cricket superstars. Now it's time to watch the action of the Indian women's cricket team. Watch the India-New Zealand Women's Cricket Series live and exclusive only on Doordarshan. And also watch Fourth Umpire on 10th, 13th and 16th December 2003. Keep watching Doordarshan. क्या हुआ अगर आप पूरा मैच नहीं देख पाए? कौन बना आज के मैच का हीरो और कौन रहा जीरो? देखिए हर मैच का पूरा एनालिसिस हमारी नजर से, जिसमें चारू शर्मा करेंगे एम्पायरिंग और श्रीकांत की हर शॉट का जवाब दूंगा मैं अपने बाउंसर से, हमारे प्रोग्राम फोर्थ अंपायर में। Hi, I am Pemba Tamang. I am pistol shooter. मैं अभी दोहा जा रहा हूँ। वहाँ पर मैं अपने लिए और अपने देश के लिए इंडिविजुअल गोल्ड
और पेयर का गोल्ड लेके पक्का मैं हासिल करूँगा। मेरा सपना है मैं विश्व का नंबर 1 शूटर बनूं और देश के लिए ढेर सारे मेडल लेकर आऊँ। पता है गोली की स्पीड क्या होती है? मुझे तो पता नहीं, पता है तो सिर्फ इतना कि गोली टारगेट पे लगनी चाहिए। मेरा टारगेट 2010 कॉमनवेल्थ खेल नई दिल्ली। देखिए 2010 कॉमनवेल्थ खेल नई दिल्ली ओनली ऑन दूरदर्शन। हाय, मैं हूँ जय भगवान, इंडियन बॉक्सर। और आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स, द स्पिरिट ऑफ इंडिया। Hi, I'm Shweta Chaudhary. I'm an Indian shooter. This time I'm going to participate in Doha Asian Games 2006. I'm participating in 25 meters sports pistol and 10 meters air pistol. My aim is to get Olympic gold medal, but right now the short-term goal is Asian Games. And my dream is to become the best shooter in the world. कुश्ती खेल है दाव पेंच का, और जीत के लिए जरूरी है मजबूत शरीर, जबरदस्त स्टेमिना। मैं हूं योगेश्वर, इंडियन रेसलर। देखिए मुझे लाइव लंदन से दूरदर्शन पर। रोशनी चोपड़ा, रमन भनोट, मंजुश्री, सकल भट्ट and Atul Vasan. The big game is about to start. Yes, we are back with a new look and a new face. Two anchors quizzing the participants. Well, this is the show that's all about passion, sporting action, excitement, and facing the challenge. With a special focus on the world's largest sporting spectacle, the Olympics. To see who will be the master of the game. Masters of the Game, Quiz Cum Game Show, Monday, Wednesday, Friday, 5 to 6 p.m. only on DD Sports. 71 देशों के श्रेष्ठ खिलाड़ी लेंगे भाग 16 खेलों में। 18वें मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में होगा सबका एक ही लक्ष्य, सफलता के शिखर पर पहुंचना। कैसी चल रही है भारतीय खेमे में तैयारियां, और क्या हैं जीत की संभावनाएं? ये सब और बहुत कुछ बताएगा टारगेट M 2006। आज हमारे साथ हैं किंग ऑफ रिंग विजेंद्र सिंह, जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक में कमाल किया। एक ऐसा कमाल जो अब तक बॉक्सिंग में हम पदक के लिए तरसते थे, उन्होंने बीजिंग ओलंपिक में न सिर्फ हमको पदक दिलाया बल्कि यह भी बताया कि अब भारत के मुक्केबाज जिस तरह से दहाड़ रहे हैं, पूरी दुनिया उनकी दहाड़ सुनकर दहल रही है और यह मान रही है कि अब जो किंग हैं बॉक्सिंग के, उनकी चुनौती से निपटना आसान नहीं है। विजेंद्र जी, इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करें और जानें कि किस तरह से आपने ये शुरुआत की और कैसे आप किंग ऑफ रिंग बने, उसके पहले एक नजर हम डालते हैं हमारी बॉक्सिंग की खास रिपोर्ट पर। भारत में मुक्केबाजी को नया जोश तब मिला जब विजेंद्र सिंह ने बीजिंग ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता। उस समय तक ओलंपिक पदक तो भारतीय मुक्केबाजों के लिए एक सपना ही था।
पर जंगल में आग लगने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। ठीक उसी तरह विजेंद्र के कांस्य पदक ने यह काम कर दिखाया। अचानक भारत में मुक्केबाजों में एक नया जोश दिखने लगा। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि अगर उनमें से एक कामयाब हो सकता है तो बाकी क्यों नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण है आर्मेनिया में आयोजित हुए अंडर 18 विश्व कप मुक्केबाजी में भारत को 1 रजत और 3 कांस्य पदक मिलना। हाल ही में चीन के जुआई शहर में संपन्न हुई एशियाई चैंपियनशिप में भारत ने मैं बहुत सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं कि इस सभागार में लीलाधर मंडलोई जी मौजूद हैं, जो देश के जाने माने साहित्यकार हैं, कविता आलोचना अनेक विधाओं में। और आकाशवाणी में हमारी बहुत सारी यात्रा साथ साथ हुई। रायपुर केंद्र उनका पहला केंद्र था, मेरा भी पहला केंद्र था, और फिर दिल्ली में हम दोबारा मिले और मिलते रहे जीवन भर, लेकिन साथ साथ फिर दिल्ली में भी हम साथ हुए। दरअसल जो खेल है, हम जानते हैं कि हमारे जीवन की सबसे स्फूर्ति, उत्साह और उल्लास वाली गतिविधियों में खेल होता है। और फिर खेल के साथ ये है कि जहाँ ये शारीरिक मानसिक सुख के लिए है, संग संग कई हमें गुण भी देता है, जैसे कि दल में काम करना और जीत हार को स्वीकार करने की क्षमता रखना, प्रतिद्वंदी की भी प्रशंसा कर सकना, जिसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। नेहरू जी का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, खेल को खेल के लिए खेलो। तो इस तरह की बातें हैं। पर जब मैं इसको, अब हम अपने इस दायरे में लाएं इस बातचीत को, जो सहज उत्साह और उत्साह होता है, तो मैं समझता हूं कि हमारी पीढ़ी और के लोगों के लिए जो खेल का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवरेज था, उसका आरंभ जो है वो रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री सुनने से होता था। पिताजी बहुत सी चीज़ों के शौकीन थे, वो भी सुना करते थे, मैं भी सुनता था। ज़्यादातर कमेंट्री क्रिकेट की उस ज़माने में अंग्रेज़ी में होती थी, तो धीरे धीरे कुछ थोड़ा अंग्रेज़ी सीखने का काम भी उससे हुआ। तो टूटी फूटी जो अंग्रेज़ी बनी बाद में, उसमें कुछ उसका भी योगदान रहा। शरदेंदु सान्याल मुझे याद है, एक नाम बहुत बोलते थे, पियर्सन सुरीटा थे, बहुत से लोग थे। और उसके बाद एक दौर आया जबकि जसदेव सिंह का उदय हुआ, और जसदेव सिंह का जब उदय हुआ उसके बाद फिर ये है कि वो रेडियो में और फिर बाद में दूरदर्शन में भी। और जैसे आपको जीवन के अपने अनेक क्षण होते हैं जो याद रह जाते हैं, जीवन भर याद रहते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे एक क्षण जो ऐसा याद आता है जब 1975 में भारत ने विश्व कप कुआलालंपुर में जीता था, हॉकी का, वर्ल्ड कप हॉकी। तो वो कमेंट्री मैंने कहाँ सुनी थी, क्योंकि हम उस ज़माने में जो छात्र लोग होते थे काफ़ी, मतलब उनके हाथ तंग हुआ करते थे, तो पास में अपना रेडियो वेडियो रहे, ये सब होता नहीं था। तो एक संबंधी के घर जाकर के कहाँ बैठकर मैंने वो कमेंट्री सुनी थी, और किस किस पल क्या क्या हुआ था और किस तरह विजयी गोल आया था, ये वो रोमांच आज भी जैसे हम महसूस कर सकते हैं। एक और पक्ष ये है, जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, कि एक ज़माने में जब प्रिंट जर्नलिज्म ही हुआ करता था, तो प्रिंट जर्नलिज्म के अंदर भी हम जब पढ़ते थे तो हम 2 दिन बाद, हो सकता है इंग्लैंड में मैच हो रहा है तो हम 2 दिन बाद उसे खबर पढ़ पा रहे हैं, पर फिर भी ये है कि वो हमारे अंदर पूरा का पूरा खेल तब दोहराया जाता था, उसका रोमांच जैसे हम फिर से महसूस करते थे। मैं इनको बता रहा था कि एक फ़ोटो छपी थी अजित वाडेकर की, स्लिप पर एक कैच लेते हुए, जिसमें कि वो बिल्कुल लगता था हवा में उड़ते हुए ले रहे हैं, और हम लोग उसको लेके ऐसे विभूत होकर देखते थे कि ऐसा भी होता है, इस तरह भी खेल होता है। तो प्रिंट जर्नलिज्म था। फिर उसमें मैंने बताया था कि वेस्ट इंडीज़ का दौरा हुआ था, उसमें वेस्ली हॉल और चार्ली ग्रिफिथ जैसे गेंदबाज हुआ करते थे, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। वैसे मैं यहाँ थोड़ा सा, चूँकि ये साहित्य का आयोजन मूल रूप से है, तो विश्व साहित्य में और भारतीय साहित्य में भी ऐसे कई ऐसी कृतियाँ हैं जिनमें खेल की पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण है। स्टीफन ज़्वाइग की बहुत मशहूर कहानी है द चेस, और उसी तरह से हमारे हिंदी के अपने मुंशी प्रेमचंद जी की 2 कहानियाँ मुझे फ़ौरन याद आती हैं। शतरंज के खिलाड़ी भी आप जानते हैं, सुनी जानी मानी कहानी है, और एक उनकी और कहानी है गुल्ली डंडा, जो बहुत प्यारी कहानी है, जिसमें उस खेल की अंदर से कहानी के तमाम तंतु निकलते हैं। हालांकि वो कहानी फिर सामाजिक न्याय और कई चीज़ों में जाती है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद मुझे याद है कि रेडियो पर हम सुना करते थे, तो क्रिकेट हुआ, हॉकी हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन छोटे शहरों में हम मैं पला बढ़ा था, तो टेनिस देखने का कोई मौका रूबरू कभी नहीं आया था। तो उस डेविस कप की कमेंट्री रेडियो पर आती थी। मुझे आज भी याद है, जब सुनना शुरू किया पहली बार, कभी ऐसे ही चाहिए खेल है, तो पहला पॉइंट बना तो 15 लव, अगला पॉइंट बना तो 30 लव, उसका अगला 40 लव। हमने कहा ये कैसा अजीबोगरीब स्कोरिंग पैटर्न है। तो रेडियो पर सुन करके हमने कुछ समझना शुरू किया, फिर बाद में उसको। और फिर हम जानते हैं
कि एक दौर आया जब टेलीविज़न आया और दूरदर्शन आया, और दूरदर्शन पर ख़ास तौर से जो दूरदर्शन, आप ध्यान दें, खेल की पत्रकारिता का महत्व शायद इससे रेखांकित हो सकता है कि भारत में दूरदर्शन का जो युग परिवर्तन का दौर माना जाता है वो 1982 का एशियाई खेल, 1982 के एशियाई खेल के समय जो उसका रंग, उसमें रंग आए, उसकी बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ, उसके साथ साथ वो जो तमाम कवरेज था, तो खेल और प्रसारण माध्यम इनका बिल्कुल चोली दामन का साथ है, साथ साथ ये बढ़ते रहे हैं। और अब हम जानते हैं कि दुनिया भर की टैलेंट, दुनिया भर की चैनल्स, नई नई टेक्नोलॉजी, तमाम चीज़ें हमारे साथ हैं। तो एक पूरी लंबी यात्रा है, बहुत रोमांचक यात्रा है, बहुत दिलचस्प यात्रा है, और इसमें नए नए आयाम जुड़ते गए हैं। टेक्नोलॉजी ने इसको बहुत हद तक आगे बढ़ाया है, और आज मुझे लगता है कि इसका एक दिलचस्प परिणाम ये भी है कि टेलीविज़न पर इसको देख देख कर, विद्वानों को सुन सुनकर हर व्यक्ति जो है उसका विशेषज्ञ है, और वो आपको बता सकता है कि सचिन तेंदुलकर को क्या करना चाहिए था और सौरव गांगुली को क्या करना चाहिए था। तो ये वो आपको ज्ञान देगा, क्योंकि वो सुन सुनकर इतना, तो ये हम सब के अंदर रची बसी सी चीज़ है। तो जिनका इसमें उत्साह है, और मैं एक अंतिम एक बात अपनी कह करके फिर मैं इसको ले जाऊँगा। मुझे याद आता है कि मेरा पहला मौका कौन सा था। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में पढ़ता था और पत्रकारिता का छात्र था, और इंटरवर्सिटी एथलेटिक्स हमारे यूनिवर्सिटी में हुआ, और मुझे कहा गया, वो इमरजेंसी का दौर था, उस समय तमाम समाचार एजेंसीज को मिलाकर समाचार नाम की एक एजेंसी बना दी गई थी। तो मुझे अचानक मेरे प्रोफेसर साहब जो थे उन्होंने बुलाया और कहा कि राजीव, तुम्हारा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्या तुम इसे समाचार के लिए कवर कर सकते हो? तो मुझे याद है कि मैंने वो किया। तो आप लोग जो छात्र हैं वो उसको उस फीलिंग को समझ सकेंगे कि मैं उसको लिखता था और उसके बाद जाकर समाचार के दफ्तर में देता था। अगले दिन वो हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में उसको रिपोर्ट आती थी, और मैं अपने दोस्तों को दिखाता था कि देखो ये मेरी लिखी है, क्योंकि मेरे पास मूल हाथ से लिखी हुई कॉपी है। क्योंकि मेरा उसमें तो समाचार ही आता था, जो उसकी बाईलाइन आती थी, तो मेरा नाम तो आने का सवाल नहीं पैदा होता था, पर मैं बड़ा कि मेरा लिखा हुआ ही जा रहा है। तो ये रोमांच होता है जब आप करते हैं। बाद में कमेंट्री वगैरह की चीज़ें बहुत सारी हैं जो बातचीत में आएंगी। हमारे साथ दो दिग्गज हैं, और रमन भानोद जी जो हैं, इनकी गति समान रूप से रेडियो में भी है, टेलीविज़न में भी है। अनुराग दर्शन जी टेलीविज़न के बहुत बड़े पुरोधा हैं। तो मैं समझता हूं कि हम बातचीत जब करें तो रमन जी आप बताएं कि जो इस यात्रा में आप कैसे आए, किस तरह जुड़े, और कुछ अगर एक संक्षेप में अब एक सिंहावलोकन, एक नज़र पीछे डालकर आप देखना चाहें तो किस तरह देखेंगे? धन्यवाद राजीव जी। मैं अपनी कहानी बताने से पहले ना आप ही की कही हुई कुछ बातें जो है ना, उसको थोड़ा सा, उन पे थोड़ा सा और समय बिताना चाहता हूँ। सबसे दिलचस्प बात ये कि आप स्पोर्ट्स कमेंट्री की जब बात करते हो तो मेरे ना सबसे पहले जो जहन में बात आती है वो ये कि पहली कमेंट्री कौन सी थी। अगर हम इतिहास पे भी नज़र डालें तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहली कमेंट्री थी ना, लाइव कमेंट्री, वो मुझे लगता है वो संजय ने दी थी धृतराष्ट्र को। जब महाभारत लड़ी जा रही थी तो धृतराष्ट्र ने कहा, जी नहीं, मुझे अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो मेरे बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं, उनको लड़ते हुए देखने का कोई वो नहीं है, तो मैं ये नहीं देख सकता। तो वो फिर पावर जो थी वो संजय को मिली। तो संजय वो आंखों देखा हाल बता रहे थे, एक युद्ध का ही हाल था पर वो आंखों देखा हाल था। स्पोर्ट्स पे जब आए तो जैसे सर ने बोला कि जहाँ प्रिंट कवरेजेस के ऊपर सबका फोकस बना रहता था कि चलिए खबर आएगी, आज मैच खेला गया, कल उसके बारे में खबर छपेगी तो आप पढ़ेंगे। अगर वेस्ट इंडीज़ में मुकाबला है तो जैसे 2 दिन के बाद पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे मैच ही जब तक ख़त्म होगा पेपर पब्लिश हो चुका होता है यहाँ पे साढ़े। हाँ, पर रेडियो की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प बात है कि आपने फिर रेडियो कवरेजेस शुरू हुई। टेलीविज़न कवरेज की बात अनुराग भी करेंगे थोड़ी सी और विस्तार में, पर उसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो भी दिलचस्प है। कहाँ पे आप क्रिकेट आज देखते हैं, लगभग 40 कैमरास लगे होते हैं एक इंटरनेशनल गेम को कवर करने के लिए। हमने कोई जगह नहीं छोड़ी है कैमरा लगाने के लिए। हाई स्क्वायर पे तो लगा ही हुआ है, आपने स्टंप के अंदर भी कैम लगा दिया, मिडिल स्टंप के अंदर एक कैमरा लगा हुआ है, आपने अंपायर के टोपी पे या हेलमेट पे कैमरा लगा दिया। कई बार आप देखेंगे कि कई बार तो ये हुआ है कि BBL के अंदर, बिग बैश लीग के अंदर या कुछ और T20 लीग्स के अंदर बल्लेबाजी करने आ रहा है, उसने अपनी हेलमेट पे कैमरा पहना हुआ है कि आपको अंदाज़ा हो कि गेंद किस गति से आ रही है। जो बल्लेबाज अगर 140-150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई गेंद फेस कर रहा है तो बल्लेबाज को क्या दिख रहा है, एज अ व्यूअर आपको वो तक पता चलता है। पर जो चीज़ शायद हम लोगों ने नहीं देखी, काफ़ी लोगों ने, कुछ लोगों ने ज़रूर देखी होगी, या मैंने अगर कुछ पुराने टेप्स देखें
तो वो सिंगल साइड क्रिकेट कवरेज भी देखी है मैंने, कि टेलीविजन कवरेज हो रही है, आप तो अब क्योंकि गेम दोनों छोर पे चलता है क्रिकेट का, और आप जो बॉलिंग एंड है, आप बॉलिंग एंड से जनरली मैच एक्शन देखते हैं, क्योंकि आपको फिर दिखता है कि बॉल का टप्पा कहाँ पड़ रहा है, बॉल कहाँ जा रही है। पर एक दौर ऐसा भी था टेलीविजन कवरेज के अंदर जहाँ पे विकेट के केवल एक तरफ ही कैमराज लगे होते थे, तो सिंगल साइड विकेट कवरेज थी। तो जब गेंदबाज इस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं तब तो आपको दिख रहा है टप्पा कहाँ पड़ रहा है और बॉल कहाँ जा रही है, लेकिन जब दूसरे छोर से गेंदबाजी हुई तो फिर आपको ये नहीं पता चल रहा टप्पा कहाँ पड़ रहा। थोड़ा सा वो जूम आउट करके थोड़ा सा हाई स्क्वायर से एंगल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फील नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप विकेट कीपर के सर के ऊपर से देख रहे हैं कि बॉल कहाँ पड़ रही है, अगर आपको दिख जाए तो एक वो भी दौर था। और इसलिए जो स्पोर्ट्स कवरेज की डेवलपमेंट है वो पिछले 40 सालों में जितनी हुई है, शायद अब हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें लगता है कि ऐसे ही हुआ करती थी, पर ऐसा दौर था नहीं। टेलीविज़न के अंदर भी तो बहुत बदलाव देखने को मिले। और सर ने एक 1982 की भी बात करी थी ना, जो एशियन गेम्स, जो दूरदर्शन के लिए मुझे लगता है एक वाटरशेड मोमेंट था, कलर टेलीविज़न के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था भारत के अंदर, क्योंकि उस समय वो एशियन गेम्स के टाइम पे जितने कलर टेलीविजन्स की बिक्री हुई थी, क्योंकि उससे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी ज़्यादातर उनकी प्रथा थी। तो 82 में जब गेम्स हुए तो मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने टीवी की डीलरशिप्स ली थी उस समय में, और उन डीलरशिप्स के चलते उनकी ज़िंदगी बदल गई थी, क्योंकि कलर टेलीविजन्स की इतनी सेल हुई थी उस समय। पर उस 1982 की एशियन गेम्स ने एक और चीज़ बदली भारत के अंदर। ब्लैक एंड वाइट से कलर टेलीविज़न की तरफ तो हम गए, लेकिन उस 1982 की एशियन गेम्स ने भारतीय जो पब्लिक है और ख़ासतौर पे जो स्पोर्ट्स फॉलो करने वाले लोग हैं, उनका जो फोकस था वो एक स्पोर्ट से हटा के दूसरे स्पोर्ट की तरफ किया। क्योंकि 1982 की एशियन गेम्स में तब तक जाते हुए भारत के नाम ओलंपिक्स के अंदर 8 गोल्ड मेडल आए थे हॉकी के अंदर। 1980 में आखिरी ओलंपिक गोल्ड आया था भारत के नाम हॉकी में, मॉस्को ओलंपिक गेम्स के अंदर। और तब तक जो बात करता था वो हॉकी की बात करता था, क्रिकेट की बात नहीं होती थी जनाब। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो जो रुचि जो आप आज देखते हैं, वो जो आप फॉलोइंग आज देखते हैं, वो उस समय नहीं थी। उस समय वो हॉकी की फॉलोइंग थी। लेकिन हॉकी में इंडिया और पाकिस्तान का हुआ फाइनल एशियन गेम्स 1982 के अंदर, जो भारत पाकिस्तान से हारा, जिसके ऊपर बाद में पिक्चर भी बन गई, पर भारत हारा। और टेलीविजन पे देखते हुए, कलर टेलीविजन पे देखते हुए भारतीय जनता ने वो मैच देखा और उसका नतीजा देखा। रेडियो पे मैंने भी सुना, और टीवी पे तो घर पे देखने की क्योंकि इतना वो नहीं था, बट रेडियो का इंटरेस्ट था तो मैंने सुना, और ये कहानी मेरे जहन में फंसी हुई है तब से। और उसके 1 साल के बाद आए 1983 में, जहाँ पे भारत ने विश्व कप क्रिकेट में जीता। तो जो ट्रांजिशन है स्पोर्ट की, और जिस मीडियम ने उस स्पोर्ट को पहुंचाया आप तक, मुझ तक, वो 2 साल मेरे हिसाब से क्रिकेट की जो ऊंचाइयां आज क्रिकेट देख रहा है, वो 2 पहलू बहुत अहम पहलू रहे हैं। हम अब क्रिकेट को किस तरह से देखते हैं और हम अब हॉकी को किस तरह से देखते हैं, उसके अंदर ये दिस इज प्रोबेबली अ गेम चेंजिंग वाटरशेड मोमेंट इन जहाँ तक इंडियन फैंस का और इंडियन पब्लिक का सवाल है। सर, अब ये तो आपकी कही हुई जो 2 बातें थी उसमें से मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकालने थे। आपने मुझसे पूछा कि मेरी स्पोर्ट्स की, क्योंकि बहुत से लोगों की दिलचस्पी होगी जी कि आप जो सेलिब्रिटी बने। सर, मैं सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, हाँ, बट स्पोर्ट्स कमेंटेटर, एंकर, फॉलोअर पहुंचे मैं भी भविष्य के सेलिब्रिटी को देख रहे हैं। जहाँ तक मेरे खुद के करियर का सवाल है जी, मैं एक इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हूँ, एक MBA हूँ, जिसने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के ये काम किया जो मैं कर रहा हूँ पिछले 25 साल से। और ये कहानी कैसे शुरू हुई, क्योंकि मेरे जहन में हमेशा बचपन से 2 चीज़ों का बहुत लगाव था। पिताजी ने, माताजी ने बोला कि भाई पढ़ाई तो करनी है, जो कुछ भी करो पढ़ाई करनी है। फुटबॉल काफ़ी खेलता था, क्रिकेट काफ़ी खेलता था, लेकिन उस समय माता पिता का कहना कि भाई करियर नहीं है, यहाँ पे मत जाइएगा। तो सेकंड बेस्ट चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अगर आप वो गेम खेल नहीं सकते तो सेकंड बेस्ट चीज़ है कि आप उसको कवर कर लीजिए। और भगवान की देन है कि वो मौका मिला मुझे। किस तरह से मिला, उसके अंदर मेरे को यहाँ पे ये कहना पड़ेगा कि जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है भारत के, दूरदर्शन,
ऑल इंडिया रेडियो, उनका बड़ा योगदान है। वहाँ पे जो अधिकारी थे उनका बड़ा योगदान है। मंडलोई जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका बड़ा योगदान है, क्योंकि जो प्रोग्राम फोर्थ अंपायर इतना पॉपुलर हुआ, एक ऐसा शो जो चारू शर्मा ने भी किया, रोशनी चोपड़ा ने भी किया, और मैंने लगातार बिना गैप के लगभग 11 साल वो शो मैंने ही होस्ट किया था। 2005-6 से लेकर 2016 तक 11 साल 12 साल का एक पीरियड था। तो उनमें इन अधिकारियों का, माननीय अधिकारियों का बहुत योगदान है, क्योंकि एक बदलते दौर में एक कांस्टेंट बनना जो आज प्राइवेट चैनल्स करते हैं वो पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने किया। क्योंकि प्राइवेट चैनल्स एक इमेज प्रोजेक्ट करते हैं कि ये हमारा चैनल का फेस है, जो न्यूज़ चैनल्स भी करते हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स भी करते हैं। पर उस दौर के आने से पहले पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने ये काम किया कि ये हमारे इस प्रोग्राम का चेहरा है और इसको हम बदलेंगे नहीं। तो इसलिए श्रेय जाता है इनको। बाकी जो काम हुआ वो तो खैर आपके काम के ऊपर निर्भर है। मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले दोस्त यहाँ हैं और ख़ास तौर से जो विद्यार्थी हैं, युवा हैं, उनके अंदर जो सपने हैं, जो कुछ कुछ कभी कभी अखवाते होंगे, उनमें कुछ और रंग अभी भरे गए होंगे रमन भानोट जी को सुनते हुए। और मुझे लगता है कि चूँकि हम अब अनुराग जी के पास जा रहे हैं, और अनुराग जी के बारे में आपने सुना और आपने उनका काम देख भी लिया कि कैसे उन्होंने बहुत सारी क्लिपिंग्स जो आपने देखी, तो ये जो जादू होता है चीज़ों को, वैसे ये तो खैर रेडियो और टेलीविज़न की दुनिया में जो मिक्सिंग जिसे कहते हैं, अलग अलग चीज़ों को लाना, जोड़ना और एक प्रभाव उससे पैदा करना, तो वो एक चीज़ है जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं वो तो खैर सीखते हैं आजकल। लेकिन टेलीविज़न में जो हम लोगों ने बात की, क्योंकि रेडियो की बात लौट के फिर बार बार आएगी, रेडियो की बात भी आएगी, शायद प्रिंट की बात भी दोबारा कभी आए, पर टेलीविज़न के अंदर जो आज एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्य क्षेत्र हो गया स्पोर्ट्स कवरेज का, तो उसकी पूरी गाथा में अनुराग दर्शन जी उसके सहयात्री रहे हैं, उसके रचनाकार रहे हैं, निर्माता रहे हैं और हैं अभी भी उसमें नए नए चीज़ें जोड़ रहे हैं। तो मैं अनुराग दर्शन जी से कहना चाहूँगा कि जो बात अब चली और वो उनके पास कैसे याद आता है, किस तरह वो खेल के इसमें आए, और कुछ ऐसी बातें जो उनको बहुत अपने निजी तौर पर कहने की बात हो, फिर हम एक सैद्धांतिक और उसके उन बातों में बाद में जाएंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मंडलोई सर का बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। तो शुरुआत मेरी हुई 1994 से, नेशनल गेम्स पूना में हो रहे थे, तो वहाँ मैं स्विमिंग कर रहा था। और जैसा कि रमन ने कहा शुरुआत में कि एक ही एंड पे कैमरा होते थे, तो दैट टाइम हमारे पास 5 से 6 कैमरा होते थे और इतने सारे EVS एक्शन रिप्लेस नहीं होते थे हमारे पास उस समय में। आज तो टेक्नोलॉजी की इतनी भरमार है कि आपके पास इतनी सी भी जगह बची नहीं कि जो हम मिस कर सकें। अगर किसी प्लेयर ने फुटबॉल खेलते हुए हल्का सा छू भी दिया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी EVS में रिकॉर्ड हो रहा है, वो एक्शन रिप्ले दिखा करके हम दिखा सकते हैं उसको। तो देखिए क्या है कि दुनिया के सारे प्रोफेशन बहुत ज़बरदस्त हैं, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, लेकिन बीइंग ए स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि आप अपनी जो पहचान है वो वर्ल्ड लेवल पे बना सकते हैं। दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला खेल फुटबॉल है, और फुटबॉल के बाद अगर कोई गेम या कोई स्पोर्ट्स जो खेलों का महाकुंभ अगर उसकी व्यूशिप है, दैट इज़ ओलंपिक्स। तो देखिए, चूँकि मैंने इतने सारे गेम्स किए, 10-10, 12-12 दिन जा कर के 1994 के बाद मेन स्टार्ट किया था मैंने एथेंस ओलंपिक से। तो पटियाला में पहली बार गया 2004 में, जब एथेंस ओलंपिक होने वाले थे। तब इतना कुछ था नहीं कि मेडल आएंगे, बिकॉज वी वर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग दोज डेज। तो प्लेयर्स के साथ ही रहना, उनके साथ ही खाना खाना। तो मुझे सबसे जो हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की, तो मुझे लगा कि भाई क्रिकेट, जैसे मैडम ने कहा कि क्रिकेट इज़ इन आवर DNA। अब जी स्कोर क्या हुआ है, सर ने कहा कि अच्छा यार वो सचिन ने जो है वो सही नहीं खेला यार, ऐसे मारता। तो हम सब कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट तो हैं ही। तो मुझे लगा कि वो लोग जो इतनी मेहनत करे, क्रिकेटर भी मेहनत कर रहे हैं, इसमें नो डाउट। आज सचिन, अगर सचिन है तो उसके पीछे उसकी जो मेहनत है वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन सुशील, योगेश्वर, अखिल कुमार, विजेंदर, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, तो मैंने उनको देखा पर्सनली कि सुबह 4 बजे उठ के उसके पिताजी विजेंदर के दूध लेके आ रहे हैं, सुशील खुद जो है वो 100 बादाम रगड़ रहा है खुद।
अपना खाना खुद बना रहा था। मुझे कुछ गेम्स बहुत ही अच्छे लगे, जिसमें कि रेसलिंग और बॉक्सिंग जो है ज़मीन से मिट्टी से जुड़ा खेल था। तो जर्नलिज्म की बात करें तो सबसे पहला जर्नलिज्म में आप अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें उन प्लेयर्स के बारे में जानना है, उनको अच्छे से जानना है। उनके साथ रहकर जो मैंने जाना, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, शूज़ नहीं है बट फिर भी वो कर रहे हैं। स्टार्टिंग की मिट्टी में देखिए, अभी टेक्निकली इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। सबसे इजी गेम क्या है? बॉक्सिंग। आपको चाहिए क्या? सिर्फ अब तो खैर हेड गियर भी लगाते नहीं है, खाली आपको बस ग्लव्स चाहिए। और पहलवान को तो क्या करना है, मिट्टी के अंदर खेलना है। तो अब इंटरनेशनल रूल्स तो ये बन गए हैं कि जो पहलवान है वो मैट पे खेलेगा। बट भारत में रमन उस समय जो मैंने कवर किया तो देखा कि जो पहलवान हमारे स्कूल, क्योंकि देखिए ग्रास रूट लेवल पर ही प्लेयर तैयार होना शुरू हो जाता है। ये मैंने बीजिंग जाकर देखा, सीखा कि हाउ बीजिंग, आई मीन चाइना इज ट्रेनिंग देयर एथलीट्स, चाहे वो कोई भी हो। इस पर मैं स्पोर्ट्स साइंस पे बाद में बात करूँगी, हाउ चाइना डज स्पोर्ट्स साइंस में। वो हर प्लेयर जो 4 साल का बच्चा है उसका ब्लड टेस्ट लेता है, ब्लड में से उसका डीएनए देखता है और वो चेक करता है कि इसके डीएनए के हिसाब से ये किस खेल में बेटर फिट होगा, आई मीन एंड्योरेंस कैसी होगी इसकी, ये एथलीट बनेगा या कोई गेम खेलेगा। स्पोर्ट्स अब इस लेवल तक पहुँच गया। तो होता क्या था कि जो बच्चा मिट्टी में खेल रहा है वो बहुत श्रेष्ठ है, गोल्ड मेडल लिया उसने, अखाड़े के अंदर बहुत बढ़िया किया उसने, लेकिन जैसे ही वो मैट पे आके खेलता है तो मैट आपको पुशबैक देता है आपको, तो उसके पैर टिकते ही नहीं है। सो नाउ अब वो आकर के ज़ीरो हो गया, बिकॉज उसने इंटरनेशनल लेवल जो ओलंपिक, एशियन गेम्स बाहर खेलने हैं, दैट विल बी ऑन मैट। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी, तो अब मैंने उनके बारे में सीखा। तो आपने जो देखे ये बहुत 5-7 प्रोमोज देखे, लगभग 500-700-800 बनाए होंगे, शायद 1000 बनाए होंगे मैंने। एक एक प्लेयर का प्रोफाइल, चाहे वो शूटर है, रेसलर है, वेट लिफ्टर है, के रवि कुमार, दुनिया भर के जितने हमने गेम किए ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2010, हम तो होस्ट ब्रॉडकास्टर थे। तो एक एक प्लेयर को मुझे लगा कि सचिन को हम सब जानते हैं, सचिन ने कितने रन बनाए, कहाँ कितने मैच खेले, सब। लेकिन अखिल कुमार के बारे में कोई नहीं जानता है कि अखिल कुमार ने आज तक, इसमें एक फिल्म और भी थी जो मैंने अखिल पे बनाई थी। मेरा मन था कि अखिल की जो आग थी जीतने के लिए, वो मैंने देखा जब मैं पटियाला गया ड्यूरिंग बीजिंग ओलंपिक। वहाँ पे मैं करीब 12-13 साल रहा, 12-13 दिन रहा वहाँ पर। तो 2-3 कैंप इकट्ठे चल रहे थे बॉक्सर्स के, 5 बॉक्सर्स ने क्वालिफाई किया था और 3 रेसलर्स थे, योगेश्वर, सुशील कुमार एंड राजीव तोमर। राजीव तोमर हैवी वेट में था 120 किलो में। तो आई मीन उनका जो उनकी खेलने के प्रति जो उनकी जो यू नो समर्पण था, ये सारा देखा वहाँ पर। तो आज तो खैर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है। और शुरुआत में हॉकी में क्या होता था कि हम जो हमारी हॉकी, जो रमन ने कहा कि हमारी हॉकी की जो खासियत है, हम लोग तो ग्रास पे खेलते हैं हॉकी। तो जो भारत की जो हॉकी खेलने की शैली है वो शॉर्ट पास, ड्रिबलिंग, ये सब। अब हॉकी जब टर्फ पे आ गई है तो वहाँ से जब गोली, जब बॉल को हिट करता है प्लेयर, तो गोली की तरह बॉल आती है। अगर आप स्टेडियम का, बिकॉज आई हैव बीन अ डायरेक्टर एज वेल, तो वहाँ वो मार रहा तो गोली की तरह बॉल आती है। सो प्लेयर्स को दौड़ना पड़ेगा और बहुत तेज़ दौड़ना पड़ेगा, तो समय के साथ चलना पड़ेगा। बट नाउ अभी तो अगर हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, टफ बहुत अच्छे हो गए हैं। तो अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो बस ये है कि एक एक चीज़ हमें, उसका प्रोफाइल, कहाँ उसने कितना काम किया, उसके प्रति उसने पीछे उसकी क्या क्या मेहनत रही है, ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी ने इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल निभाया है। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड। और 4-5 ओलंपिक किए, कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2010 में हुए थे, आई वॉज द डायरेक्टर देयर, जो ग्रैंड एंड सर गेव मी द चांस। ये जो 4th एम्पायर देखा आपने, तो 4th एम्पायर सर का एक ड्रीम था और उनका दिया हुआ नाम था व्हेन वी स्टार्टेड इट, एंड इट वाज अ बिग हिट। मतलब 4th एम्पायर आया, उससे पहले स्ट्रेट डाइव करते थे हम लोग जो है, बट 4th एम्पायर आने के बाद तो एकदम पूरा क्रिकेट का सिनेरियो चेंज हो गया और सारे राइट्स हमारे पास से क्रिकेट डीडी स्पोर्ट्स पे जाता था। सो सर की सपोर्ट एक बहुत ज़बरदस्त रही है। अगर सर नहीं होते तो आज शायद, सी टैलेंट सब में है, लेकिन अगर प्लेयर को एक अच्छा कोच मिल जाए, आजकल देखिए फॉरेन कोच बहुत आते हैं, तो कोचिज़ का योगदान प्लेयर्स की जो सफलता उसके पीछे बहुत बहुत अधिक रहता है। प्लेयर्स भी मेहनत कर रहा है, लेकिन कोच बताता है कि टेक्निक थोड़ी ठीक थी, अपर कट मार, लोअर है, लोअर कट, ये सारी चीज़ें। तो सर हैज़ बिन सो काइंड कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया एंड आई कुड डिलीवर
और आज भी पूरी तत्परता से लगा हुआ हूँ। क्रिकेट ठीक है, सब लोग जानते हैं, लेकिन उन अनसंग हीरोज़ को जो सच में इतनी मेहनत करते हैं, और यकीन मानिए मैंने इतने सारे स्पोर्ट्स किए हैं, एक भी ऐसा प्लेयर मैंने नहीं देखा जीवन में जो कि अपनी शिद्दत, अपनी उसमें कहीं इतनी सी भी कमी छोड़ता हो। मतलब हर प्लेयर का सपना है कि वो ओलंपिक में मेडल लेके आए। जैसा आपने देखा होगा छोटे छोटे प्रोमोस में कि मैं उनसे पूछता था कि ये मैं आपको शूट करके दिखाऊंगा, सो यू हैव टू से व्हाट इज़ योर ड्रीम यार। तो हर प्लेयर, चाहे कोई इवेंट हो, कोई स्पोर्ट्स हो, हर प्लेयर का एक ही ड्रीम है कि वो ओलंपिक पे पोडियम पे आए और कोई ना कोई उसको मेडल मिले। जी बिल्कुल, बहुत रोमांचक क्षण, मिट्टी से जुड़ी कुछ बातें अनुराग जी ने साझा की आपके साथ। मुझे लगता है यहाँ हम थोड़ी सी बात इधर भी ले जाएंगे कि एक खेल पत्रकार बनने के लिए रास्ता कैसे चलता है। मतलब कुछ अनुभवों से छनकर बातें आप तक पहुँच गई होंगी। दरअसल पहली चीज़ ये है कि आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए। संसार में कुछ भी आप करना चाहते हैं, जैसे मुझे याद है हम लोग कभी कोई बात भी करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके पैनल पे कमेंटेटर्स हैं, अब कमेंटेटर्स अलग अलग खेलों के हो सकते हैं, टेनिस के हो सकते हैं, हॉकी के हो सकते हैं, क्रिकेट के होते हैं, फुटबॉल के होते हैं, वगैरह वगैरह, बैडमिंटन के। अब होता क्या है कि कभी कभी जैसे मान लीजिए किसी कमेंटेटर को प्रतियोगिताएँ नहीं हुई या कोई और कारण हो गया और लंबा गैप हो गया, तो मुझे याद है हम लोग बात करते थे कि वो आदमी जिसको मान लीजिए गैप हो गया है, अगर वो उसके बाद कि अब मुझे तो बुलाते ही नहीं या कमेंट्री हो ही नहीं रही, तो खेल को फॉलो करना वो छोड़ दे। तो होता क्या है, ये एक 24 घंटे की और 365 दिन की कहानी है। मतलब अगर आपने रुचि ले ली है और शुरू कर दिया है, तो उसके बाद फिर ये है कि आपको, अगर आप टेनिस मान लीजिए किसी खेल विशेष में है, तो फिर ये है कि आपको जुड़े रहना है, क्योंकि जब आपको बुलाया जाएगा तब आप अचानक उठा करके पूरा एनसाइक्लोपीडिया नहीं पढ़ सकते अगर रोज़मर्रा आप उसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। अगर आप, जैसे जब मैं बात कर रहा था, हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने टेनिस पहली बार टीवी पे कब देखा, हाना मांडलिकोवा और क्रिस एडवर्ड को देखा, ब्यॉर्न बॉर्ग और जॉन मैकेनरो को देखा, ये 1981 की बात है। और उसके बाद बहुत कुछ देखा। जब जैसे अच्छा आपने जो बताया खिलाड़ियों से मिलने का जो मौका मिलता है, पर उसके साथ साथ उनकी जो मेहनत होती है। लंदन ओलंपिक में जब मैं गया तो मुझे याद है कि वहाँ हमने, बताओ आपके ऐसे छोटे इतने प्यारे अनुभव होते हैं। लिएंडर पेस से बात कर रहे थे और बात करते करते उनसे मैंने कहा कि चूंकि हम लोग के ब्रॉडकास्ट में बहुत सारे लोग हिंदी के होते हैं, हिंदी कुछ बोल दीजिए। उसके बाद सानिया मिर्ज़ा निकली और सानिया मिर्ज़ा से हमने कहा, वो भी आ गई। तो सानिया मिर्ज़ा जो है उन्होंने भी शुरू अंग्रेजी में बोला, तो लिएंडर ने कहा देखो सानिया थोड़ा इनके साथ हिंदी में भी बोलना है। और सानिया ने कहा अच्छा हिंदी क्यों? मैंने कहा क्योंकि ओके। फिर उन सानिया के साथ ये हुआ कि जब इंचियन एशियन गेम्स में हम कोरिया गए तो हमने उनसे एक खास आकाशवाणी का प्रोमो से बनवा लिया कि अगर आपको एशियन गेम्स के बारे में जानना है तो उसके लिए रोज़ ये इतने समय पर मैं हूँ सानिया मिर्ज़ा आपके साथ रहूँगी आकाशवाणी पर। तो कहने का अर्थ ये कि एक रिश्ता बनता है, धीरे धीरे रिश्ता बनता है। बहुत से आप जानते हैं क्रिकेट में तो काफ़ी हद तक दिखाई देता है, बाकी खेलों में भी होता है। जो जाने माने खिलाड़ी हैं फिर वो कमेंटेटर बन जाते हैं, विशेषज्ञ बन जाते हैं। क्रिकेट में मुझे याद है ओरिजिनल जो विशेषज्ञ जानते हैं कौन होते थे? लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ के पिताजी। वो उनकी बड़ी खरजदार भारी भरकम आवाज़ होती थी, वो काफ़ी गुस्से से बोलते थे, लेकिन ये वो एक्सपर्ट कमेंटेटर के रूप में आते थे। हाँ तो वो, लेकिन हम सुनते थे, थ्रिल हो जाते, लाला अमरनाथ बोल रहे हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें होती थी, तो मुझे लगता है पहली बात तो ये कि आपकी खूब दिलचस्पी हो। फिर उसके बाद जो आपने कहा खिलाड़ियों को जानिए, तो उसके नियम कानून नहीं, जैसे अब सवाल उठता है और नियम कानून कुछ बदलते भी रहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि क्रिकेट के अंदर ही सीमित ओवरों का खेल आने के बाद कितने नियम बदले हैं आप जानते हैं। तो वो चीज़ें हैं। फिर अलग अलग, जैसे मैं आपको एक छोटा सा बात बता के फिर दोबारा अरमान के पास जाऊंगा। मैं लंदन में विंबलडन से कमेंट्री कर रहा था, ओलंपिक की कमेंट्री थी, विंबलडन गेम्स नहीं थे। लंदन में टेनिस के खेल ओलंपिक के विंबलडन में हो रहे थे, मैं कमेंट्री कर रहा था। और कमेंट्री करते करते एक शब्द बहुत आता है, मेरे साथ बहुत जाने वाले, मेरा ख्याल से आप दोनों लोग उनका नाम लेने के बाद एक मन में श्रद्धा का भाव आएगा, नोवी कपाड़िया। मतलब क्या अद्भुत आदमी थे। और उस फुटबॉल के तो लेकर ऐसा कह सकते हैं आप कि फुटबॉल जीते थे, फुटबॉल उड़ते थे, फुटबॉल बिछाते थे, प्रोफेसर थे वो। लेकिन नोवी कपाड़िया तो वो अंग्रेजी में कर रहे थे, मैं हिंदी में कर रहा था। तो एक टर्म आता है टेनिस में एस, तो वो एस हम लोगों ने कई बार कहा, दिस वाज ए रिसाउंडिंग एस। अरे मेरे का शानदार जन्नाटेदार उनकी एस निकली। फिर मुझे लगा कि बहुत से श्रोता होंगे जो नहीं समझते होंगे कि एस है क्या भला। तो फिर हमने उसको समझाया कि ऐसी सर्विस विनर जिसको दूसरा आपका प्रतिपक्षी छू तक ना पाए।
ये एस है। तो मुझे लगा कि धीरे धीरे आप एक तरह की ट्रेनिंग भी करते हैं, खेल में बहुत सी चीज़ें आप बताते हैं। और आप देखिए कि जो हमने कहा ना कि बहुत से लोग विशेषज्ञ हो गए हैं देखने सुनने वाले, ऐसे ही तो होते हैं, आप सुनते हैं। तो ये जो तैयारी है, फिर उसके बाद हर खेल की अपनी एक भाषा होती है, उस भाषा को भी आपको समझना होता है कि वो भाषा पर अधिकार कैसे किया जाए, और वो भाषा लिखित भी हो सकती है, स्पोकन वर्ड की भी हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब मैं समझता हूँ कि इस कथा के बाद रमन जी इसमें अगर जोड़ें कि उन्होंने किस तरह अपने को मांझा और आज भी वो किस तरह अपने को मानना जारी रखे हुए हैं, मैं इस बारे में पहले मैं एक चीज़ रमन के बारे में बोलना चाहूँगा। रमन और मेरी बॉन्डिंग बहुत पुरानी है, सकल को भी देखा होगा आपने। तो एक इट हैपन्स कि आप के साथ अगर आपका एंकर एक अच्छी बॉन्डिंग अगर है तो उसे पता कि डायरेक्टर के मन में क्या है, वो कैसे डिलीवर करना है। तो रमन इज़ अ डायनामिक एंकर, बट रमन की जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश। तो हम लोग जो भी शो करते थे, रात को एक दिन पहले बैठ के बात कर रहे हैं, वी डिड लॉट्स ऑफ शोज़, क्विज भी किया हम लोगों ने 1 घंटे के जो हैं। तो मुझे रहता था रमन यार ये हिंदी का शो है, थोड़ा देख यार, पाजी मैं कर लूँगा, तू चिंता नहीं करो यार। एंड आई मीन बीइंग इंग्लिश इज लैंग्वेज, और हिंदी में जो रमन ने अपनी पकड़ बनाई है ना, इज़ रियली रिमार्केबल। आपने मैच जीता है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो है, आप रमन की कमेंट्री सुनिए, जो डिक्शन रमन के जो पंचेस पॉसेस देता है, जिस तरीके से कमेंट्री रहती है, इट्स ऑसम रमन। बिल्कुल अनुराग जी, यू आर जी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक यार। हम रमन जी ऐसा कैसे करते हैं ये पूछते हैं। और आप अपने को लगातार देखिए, आप जानते हैं दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं नहीं सुनिए, मैं उन्हीं को दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को लगातार मांझने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताइए। बिल्कुल राजीव जी, थैंक यू सो मच। अनुराग जी फॉर दोज वेरी काइंड वर्ड्स। राजीव जी थैंक यू सो मच। राजीव सर बात कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, आप में से कई अगर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में जाना चाहते हैं तो रोल क्या है, थोड़ी सी उसके ऊपर 1 मिनट 30 सेकेंड लूँगा। क्या रोल है? देखिए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो है, आज आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स न्यूज़ चैनल्स पे एक स्पोर्ट्स डेस्क है, स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या घटा, खेल के मैदान के ऊपर क्या हुआ, उसका एक रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, या एक प्रीव्यू दे रहे हैं, या कोई और ब्रेकिंग स्टोरी है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैच के दौरान खेल के मैदान पे नहीं, खेल के बाहर हुई या खेल के मैदान पे हुई, पर उसके पीछे कोई और कहानी थी। तो वो जर्नलिस्टिक एस्पेक्ट हो गया कि ट्राइंग टू टेल यू समथिंग दैट यू डोंट नो, आपको सामने नहीं निकल कर आई, उसके पीछे की क्या कहानी है, उसके पीछे के क्या फैक्ट्स हैं, क्या पहलू हैं जो आप तक पहुंचाने, वो जर्नलिज्म हो गई। स्पोर्ट्स कमेंट्री जो है, वो जो गेम हो रही है मैदान के ऊपर, वो उससे ज़्यादा रिलेटेड है, उससे ज़्यादा अफेक्ट होती है, और आपका स्टाइल जो है उसके ऊपर निर्भर करता है। आप कौन से मीडियम पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेडियो पे कमेंट्री कर रहे हैं तो आपकी जो कमेंट्री का अंदाज़ है, जो आपके कमेंट्री के लिए आप लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि रेडियो जो है एक सिंगल सेंस को अपील करने वाला मीडियम है। आप सिर्फ सुन सकते हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप सिर्फ ऑडियो सुन रहे हैं। तो एक रेडियो कमेंटेटर के तौर पे आपका सबसे पहला और बड़ा फ़र्ज़ ये है कि क्या आप लोगों के लिए एक ऐसा दृश्य पेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं कि वो अगर देख नहीं भी रहे तो आपके शब्दों से वो एक पिक्चर अपने दिमाग में बना सके कि ये हो रहा है। तो इसलिए उसके लिए आपके पास वोकैबुलरी होना, शब्दकोश होना, उस बात को बताने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस मीडियम पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको हर चीज़ जो घट रही है, आपने देखी, आप उसको बयां करिए। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कि हर गेंद के बाद आपको थोड़ा सा समय मिल जाता है, और हर ओवर के बाद आपको 30-40 सेकंड का समय मिल जाता है बिटवीन ओवर्स, जहाँ पे आप और पहलू उठा सकते हैं। और रेडियो पे ज़्यादातर ये समय मिल जाता है अगर आप कमर्शियल ब्रेक पे नहीं जाते तो। टेलीविज़न के लिए मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है, और टेलीविज़न के लिए रोल जो है वो कमेंटेटर्स के भी बदल जाते हैं। वो किस तरह से बदलते हैं, कई बार आप देखेंगे और आपको सुनाई भी दे जाएगा, और देखेंगे भी जब वो कॉमकैम काटते हैं कि 3 कमेंटेटर बैठे हुए हैं स्टूडियो के अंदर, कमेंट्री बॉक्स के अंदर। ज़्यादातर पहले 2 हुआ करते थे, अब 3 कमेंटेटर्स भी बैठ जाते हैं। उसकी वजह क्या है? एक कमेंटेटर का रोल है लीड करना, तो वो उसे हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में कॉलर। वो गेम को कॉल करता है, वो लीड कमेंटेटर है, उसका काम है कि जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन कॉल करे।
ग्राफिक्स जो आ रहे हैं वो कॉल करे, ताकि व्यूअर अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ऑडियो विजुअल मीडियम है, हो सकता है उसकी नज़र ग्राफिक पे नहीं गई, वो कुछ और करने लग गया, साथ साथ सुन रहा है। तो एक लीड कमेंटेटर का काम है जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको वर्बलाइज कर दे, यानी कि आपको बता दे, ताकि अगर कहीं आपने वो मिस कर दी बात तो आप मिस ना करें, गेम के साथ बने रहें। तो लीड एक रोल है कमेंटेटर का। दूसरा रोल है कलर कमेंटेटर, कि वो थोड़ा सा कलर ऐड कर रहा है आपकी कमेंट्री के अंदर। वो एक्शन पे कभी नहीं बोलेगा। जब गेम चल रही है, टेलीविजन के लिए बात कर रहा हूँ, रेडियो के लिए तो आप बिल्कुल नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं क्योंकि आपको पिक्चर पेंट करनी है। जब आप टीवी पे कमेंट्री कर रहे हैं, एक क्लियर कट क्रिकेट का मैं उदाहरण ले रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग फॉलो करते हैं उस गेम को। जब बॉल डल रही है तब कमेंटेटर को बोलना नहीं है, ये एक अनस्पोकन रूल है। क्यों? क्योंकि जो साउंड है ऑफ द फुट, जो पैर पड़ रहा है स्टंप माइक से, आपको उसकी आवाज़ आ रही है, बल्ले पे गेंद लगने की जो आवाज़ स्टंप माइक कैच कर रहा है, उसकी साउंड, उसकी फील अलग है। तो वो गेम को ब्रीथ करने दीजिए वहाँ पे एज अ लीड, वो भी बड़ा ज़रूरी है। उसके ऊपर एक अलग ही सेशन ले सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए कमेंट्री में, बट मोटे मोटे रूल्स बता रहा हूँ। तो अगर आप नॉन क्रिकेटर हैं तो आपके लिए जो जगह खुलती है या अपॉर्चुनिटी बनती है वो एज ए लीड कमेंटेटर खुलती है, क्योंकि कलर और एक्सपर्ट जो हैं वो आप देखेंगे ज़्यादातर भूतपूर्व खिलाड़ी हैं जो वो रोल निभा रहे हैं। उनका काम ये होगा कि जब रिप्लेज आएंगे तो वो गेम को ब्रेक डाउन कर देंगे कि अगर मान लीजिए कोई बल्लेबाज आउट हुआ, उसका रिप्ले आया, तो वो आउट क्यों हुआ, क्या पिछला पाँव नहीं चला इसलिए गेंद के करीब नहीं गए, बाहरी किनारा तो लगा, तो क्यों लगा। तो दे ब्रेक डाउन एंड टेल यू द वाई ऑफ द गेम। आप बता रहे हैं क्या हुआ, वो बताएंगे आपको कि क्यों हुआ, और गेम को ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो थर्ड कमेंटेटर है या कलर जो दे रहा है वो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दे देगा। मान लीजिए आप दो कमेंटेटर्स, आप गेम पे ही फोकस्ड हैं, तो तीसरा इंसान का काम है कि भाई इस स्थिति से बाहर निकलिए, आगे क्या हो सकता है उसकी भी बात करते हैं। तो एक अलग डायमेंशन देने के लिए, जैसे कहते हैं थर्ड मैन, क्रिकेट में एक पोजीशन है, यहाँ पे कमेंट्री में थर्ड मैन, आपका कमेंट जो थर्ड कॉम है उसका काम ये कि महीनता में मत देखिए, बड़ी पिक्चर भी पेंट करनी है, वो बड़ी पिक्चर क्या है उस तक आ जाओ अगर आप नहीं आ रहे तो ये रोल्स हैं टीवी कमेंट्री के लिए। और टीवी कमेंट्री और रेडियो कमेंट्री में बहुत फ़र्क है। रेडियो कमेंट्री आपके पास शब्दकोश है, आपके पास गेम की समझ है और शब्द आपके पास उस गेम को बताने के लिए हैं, वो आपके लिए चलता। ज़रूरी नहीं है कि आप भूतपूर्व खिलाड़ी रहें, लेकिन एक्सपर्ट रोल रेडियो में या फिर एक्सपर्ट और कलर कमेंटेटर्स टेलीविज़न पर भूतपूर्व खिलाड़ी होना ज़रूरी है। नहीं, मैं ये कह रहा था केवल आपकी बात को ही बढ़ाते हुए कि हम लोगों ने आकाशवाणी में एक बार कोशिश की कि जो बहुत से खिलाड़ी हैं उनको ले आया जाए, पुराने खिलाड़ियों को, और वो टीवी पर आमतौर पर आते रहते थे। तो दिक्कत ये हुई कि क्योंकि टीवी पर, इनकी बात में सिर्फ इतना जोड़ रहा हूँ कि टीवी में उतना बोलने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि एक्शन तो आप देख रहे हैं, तो आप समझने लगते हैं, तो अब उसको इंटरप्रेट करना है, उसकी व्याख्या करनी है उसको। लेकिन रेडियो पर ऐसा उन्होंने कहा कि आपको वो गेंद लेके चला से लेके क्या हुआ, हर चीज़ एक एक लाइन एक एक बात बतानी है। बोल, रेडियो में थोड़ा सुविधा ये होती क्रिकेट में कि आपको मौका मिलता है हर गेंद के बाद, तो आप थोड़ा स्पीच में कमेंटेटर वो कर सकता है, बातें कर सकता है। एक चीज़ और भी होती है आजकल कि आपके पास डाटा होता है, आप जानते हैं स्कोरर होते हैं, स्टैटिस्टिशियन होते हैं, तो अब बड़ा उसमें भी रुचि होती है कि 1983 में ये हुआ था, फलाने में ये हुआ था, इस खिलाड़ी, ये तमाम चीज़ें भी आती रहती हैं, क्योंकि जैसे ट्रिविया भी कह सकते हैं आप, वो लगातार चलता है। और उससे जो क्या होता है कि आप जो होता आया है उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ने के लिए जो आपके पास, अब खेल तो वही होना है, खेल के अंदर एक्शन भी वही होने हैं, तो उसके साथ जो कहानियाँ हैं, जो किस्से हैं, जो इनसाइट्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो डायमेंशंस हैं, ये आते हैं। तो ये आते हैं। तो मैं अब अनुराग जी, मैं चाहता हूँ जल्दी से, थोड़ा हमारे पास समय कम है लेकिन हम जल्दी जल्दी बात करेंगे। हमने क्रिकेट की बात की, थोड़ी हॉकी की बात की। एक शब्द आपने इस्तेमाल किया था, मैं भी उससे परिचित हूँ, पता है हमारे बॉस, ग्रैंड स्टैंड। ये जो ग्रैंड स्टैंड कवरेज होता है, मतलब वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप बताएं। देखिए, ग्रैंड स्टैंड बेसिकली हम यूज़ करते हैं जबकि हम मल्टीपल स्पोर्ट्स एक साथ चल रहे हैं, लाइक एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, जहाँ पर कि एक साथ जो है मानिए कि 20 स्पोर्ट्स सुबह 9 बजे शुरू हो गए। अब आपका जो ब्रॉडकास्ट चैनल है वो तो एक ही है, और हर गेम 22-22, 20 पॉइंट का हॉकी, एक लंबा खेल है, फुटबॉल, सारे गेम इकट्ठे चल रहे हैं। अब जो डायरेक्टर, मैंने बहुत सारा ग्रैंड स्टैंड भी किया इनफैक्ट जो है, अब डायरेक्टर को ये ध्यान रखना है कि कौन सा गेम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना दिखाना है। लाइक अगर आपने हॉकी स्टार्ट किया, प्रीलिम्स का है,
फाइनल है तो एटलीस्ट आपको एंड तो पूरा दिखाना है, बीच का भी दिखाना है, शुरू का भी थोड़ा दिखाना है, और बीच में कहीं अगर भारत पाकिस्तान है तो पूरा दिखाना आपको मैच, उससे फिर तो आपको बीच में कहीं जाना नहीं है। तो यहाँ क्या होता है, जो डायरेक्टर है उसके पास कितना ज्ञान है, क्या दिखाना है, तो हम पहले जो एंकर सपोर्ट और बाकी सारा चीज़ रहता है तो पूरा स्केड्यूल हमारे पास होता है कि आज क्या स्केड्यूल क्या क्या है, कौन कौन से गेम है, कहाँ कितने बजे शुरू हो रहे हैं। तो जो डायरेक्टर है उसके पास इतना ज्ञान भी होना चाहिए, जो रमन ने कहा कि भाई आपको हर गेम का रूल जो है वो मालूम होना चाहिए कि अगर टीटी है तो आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, हो सकता 10 मिनट में भी ख़त्म हो जाएगी। फुटबॉल तो फिक्स है कि उतना ही चलेगा, हॉकी उतना ही चलेगा, बैडमिंटन भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत जो है। तो यहाँ क्या होता है कि अब आपने थोड़ा दिखाया, बॉक्सिंग है 3 राउंड हैं या 4 राउंड हैं, 1 राउंड दिखाया, कट बैक किया, एंकर पे आ गए आप, तो उसके बाद एंकर बोलेगा अभी आप देख रहे थे बॉक्सिंग, और अब उसके बाद अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर मैं ग्रैंड स्टैंड भारत में कर रहा हूँ, बिकॉज माई कंट्री इज़ इंडिया एंड माई चैनल इज़ माई चैनल DD स्पोर्ट्स, तो हमारा जो फोकस रहता है, पहला फोकस है इंडियन स्पोर्ट्स के और इंडियन प्लेयर्स को दिखाना, चाहे वो हारे जीते कैसा कुछ भी हो, बट उस इंडियन प्लेयर को 100% हमने दिखाना है। फिर उसके बाद जो हम मेडल सेरेमनी है इंडियन प्लेयर्स की, अगर वो कहीं मिस हो गई बाई चांस, बिकॉज कंटिन्यूसली सारे VCR जो हैं, सारे गेम कंटिन्यू रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नाउ द टेक्नोलॉजी सो एडवांस, तो सारा का सारा सर्वर में रिकॉर्ड हो रहा है, तो वहाँ से हम लोग जैसे ही ख़त्म हुआ अगर नहीं दिखा पाए तो उसको डेफर्ड लाइव तुरंत दिखा सकते हैं कि भाई लेट्स सी विजेंद्र सिंह ने अभी जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, एक बार नजर डाल, हार्डली वो 2-4-5 मिनट का कुछ फ़र्क होता है तो वो दिखा सकते हैं। सो दिस इज़ ग्रैंड स्टैंडिंग, आई मीन द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ एनी मेगा इवेंट, दैट इज़ ग्रैंड स्टैंडिंग। ऐसे ऐसे लोग भी देखिए, हर तरह के लोग होते हैं जिनको ज्ञान थोड़ा कम है, अगर वो डायरेक्टर है पैनल पे तो वो कुछ भी काटेगा, कुछ भी दिखाएगा, बिकॉज जो व्यूअर है, दर्शक जो टीवी पे घर पे टीवी ऑन करके बैठा हुआ है, वो तो जो सामने आ रहा है उसको वही दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे इतने सारे लोग हैं, और डिसाइड कौन करने वाला है, जो डायरेक्टर वहाँ पैनल पे बैठा हुआ उसका डिसाइड, वो पूरा ध्यान रखेगा कि कहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट है, हारा जीता वॉट है। बट उसके साथ साथ जो हमारे एंकर्स हैं, एंकर्स उसको लीड कैसे कर रहे हैं कि भाई अब जो मुकाबला होने वाला है उसमें एंकर्स को पूरा डिटेल दी जाती है, खुद भी वो पूरा रिसर्च करते हैं कि सपोज अगर सुशील कुमार सेकंड टाइम ओलंपिक में खेल रहा है, पहली बार ब्रॉन्ज लिया, सेकंड टाइम सुशील ने सिल्वर लिया, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल लोगों को बताएंगे ना, स्क्रीन पे आ रहे हैं कि सुशील कुमार पहले ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज लिया, और आज का जो पहला मुकाबला होना जा रहा है वो वर्ल्ड में कौन से रैंक का बंदा है, इन दोनों का हेड टू हेड पहले क्या रहा, इस तरह की चीज़ें। सो दिस इज़ ग्रैंड स्टैंडिंग, मतलब बहुत ही क्रूशियल। इसमें कई बार क्रिटिसाइज भी, मतलब बॉस से डांट भी खानी पड़ती कि ये क्यों छोड़ दिया, बिकॉज कंटिन्यूसली 40-50 स्पोर्ट्स इकट्ठे चल रहे हैं, फाइनल विंडो एक ही है। बट अब एक्चुअली फ़ायदा क्या हो गया सर कि 4-5 चैनल हो गए, लाइक DD भारती, DD उर्दू, तो 4-4 स्पोर्ट्स हम लोग बांट देते हैं कि भाई 4 स्पोर्ट्स वहाँ दिखा दीजिए, 4 वहाँ, DD स्पोर्ट्स पे तो थोड़े बहुत हैं उस पर दिखा देंगे। सो दिस इज़ ग्रैंड स्टैंडिंग। लेकिन ग्रैंड स्टैंडिंग की जो अब छोटे में बात करें तो सारे प्लेयर्स का प्रोफाइल, उसका ज्ञान, उसका प्रिंट आउट वो एंकर के पास होगा, एंकर के पास भी पूरा स्केड्यूल होगा कि आज क्या क्या इवेंट होने वाले हैं। द एंकर एंड डायरेक्टर भी आपस में बात करते हैं कि भाई बताओ क्या इंपॉर्टेंट है, बताओ क्या क्या दिखा सकते हैं हम लोग। सो इट्स ए बेसिकली टीम वर्क, स्पोर्ट्स इज़ ए टीम वर्क। जो हम सामने देख रहे हैं उसके पीछे जो 100 लोग काम कर रहे हैं वो बहुत, साथ के साथ जो टेक्निकल टीम है, जो विजन, मुझे याद है कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का जो फाइनल, आई वाज ऑन द ग्रैंड स्टैंड, तो 2 फाइनल चल रहे थे, इंडिया पाकिस्तान हॉकी भी चल रहा था, एक का था कुछ और भी चल रहा था। तो सिंस सर से भी बात हो रही थी अभी जो है, सो व्हाट आई डिसाइडेड, आई आस्क्ड माय विजन मिक्सर कि भाई टीवी स्प्लिट कर दे, आधे में थोड़ी देर वो दिखा, आधे में वो दिखा। सो दैट्स हाउ वी डिड। जी बिल्कुल। और मैं यहाँ बस बहुत जल्दी एक आध बात जोड़ दूँ। ग्रैंड स्टैंड टेलीविज़न का कैसा होता है आपने सुना, रेडियो में भी होता है, हमने रेडियो में भी किया। जैसे बताया बहुत सारे खेल चल रहे हैं, तो 2 इसमें जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कहिए उसकी निगाह है कि कहाँ क्या हो रहा है, वो एंकर को बताता है अब हॉकी में चलो, क्योंकि हॉकी में कुछ बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, वो ख़त्म हो रहा है या गोल हुआ है अभी या ऐसी कोई चीज़ है। तो जहाँ जहाँ जिसे कहते हैं एक्शन, आपने बताया भारत के खिलाड़ी हैं, भारत का मैच है तो उसके प्रति उत्साह ज़्यादा है, हिस्सेदारी ज़्यादा है, लेकिन संग संग ये खेल की भी बात है ना, बढ़िया मोमेंट जो खेल का है
तो अगर वो कहीं दिख रहा है कि ये एक रोमांच की स्थिति आ गई है तो वहां चलो, तो डायरेक्टर कहता है हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, 100 मीटर, मैंने उसेन बोल्ट को लंदन में दौड़ते हुए देखा तो वो रोमांच मुझे याद आता है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं और ये उसके साथ साथ पहुंचता है, तो ये ग्रैंड स्टैंड में होता है। अब मुझे लगता है कि चूंकि ये एक घनत्व वाला आयोजन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक हो रही हैं, तो हम पर एक हमें इशारा हो रहा है। ये कहानी तो ऐसी है कि शुरू होगी तो चलती चलेगी। बस मैं आपको इंगित कर दूं कि बदलाव कैसा हुआ है कि एक ज़माना था कि आकाशवाणी का कोई कवरेज, मान लीजिए हर छोटे शहर में कोई टूर्नामेंट होता था, उसका कवरेज जो है आकाशवाणी करती थी। मैं उदाहरण दे सकता हूँ पर छोड़ दूंगा। छतरपुर में मैं SN बनर्जी मेमोरियल होता था और हम लोग ऊपर बैठे होते थे और रेफरी हमें देख रहा होता था कि हम जब इशारा करते थे कि भोपाल का प्रादेशिक समाचार खत्म हो जाएगा तब कमेंट्री शुरू होगी, इसलिए हम ले पाएंगे, तो हम ऐसा इशारा करते थे तब रेफरी जो है खेल शुरू कराता था। नहीं, अभी भी होता है। नहीं, लेकिन अब क्या हुआ है, एक और डायमेंशन आ गया है और वो है कमर्शलाइजेशन। एक बड़ी पूरी विधा है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। मतलब ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का पूरा एक शास्त्र है जो एक अलग ही चीज़ है। मतलब पता चला कि जो स्पोर्ट्स देखने वाले लोग हैं, हम लोग तो जी जान से आधा समय तो उसी में लगाते थे कि राइट्स जो है वो मिल जाए। तो एक पूरी बदलती हुई दुनिया है। लेकिन ये है कि जो एक इसमें जो स्थायी चीज़ है वो है खेल का रोमांच, और जो स्थायी चीज़ है वो ये कि आपके अंदर पत्रकारिता की भावना और संचार के उसको लोगों तक पहुँचाना। पत्रकारिता है क्या, आपने कहा शुरू में, मतलब आपने तो उसका बड़ा एक सुंदर वर्णन किया, लेकिन संचार मतलब पहुंचा देना, लोगों तक उसको पहुंचाना। तो वो जो रोमांच, जो आनंद, जो उत्साह, जो उमंग, जो थ्रिल है, उसको तमाम श्रोताओं तक, दर्शकों तक, पाठकों तक पहुंचाना, ये है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का काम। और मुझे पक्का पता है कि आप में से कई लोग आज इन मूर्तियों को देखने के बाद प्रेरित हुए होंगे और कुछ साल बाद हम उनसे बात कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहने को बहुत कुछ है, अभी इनसाइड स्टोरी क्या क्या होती है उसकी एक झलकी ही हमें यहाँ पर मिल पाई है। राजीव कुमार शुक्ल सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अनुराग दर्शन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और साथ ही रमन मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर बैक स्टेज जितनी भी टीम यहाँ पर कार्यरत है उसका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और साथ ही हमारी जो टेक्निकल टीम यहाँ पर मौजूद है उसका भी धन्यवाद। और समस्त श्रोतागण, आप सबका बहुत बहुत आभार। इतने अच्छे से आप लोगों ने ये सेशन जो है उसको सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान आपका रहा, इसके लिए धन्यवाद अर्पण करें।